हेलो दोस्तों, दी लर्निंग चैप्टर में आपका स्वागत है। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ लक या सर्कमस्टेंसेस नहीं बल्कि तुम्हारी थिंकिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना? लेकिन एक बार सोचो, कुछ लोग प्रॉब्लम्स आने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखते हैं। कुछ लोग फेलियर के बाद भी दोबारा ट्राई करते हैं और कुछ लोग एक फेलियर के बाद ही मान लेते हैं कि शायद मैं ये कर ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमारी थिंकिंग एक्चुअली हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है? और अगर करती है तो क्या हम अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं? 2006 में रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट ने इसी आइडिया को दुनिया के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में रखा। इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आइडिया ये है कि हम जिस चीज़ पर बार बार फोकस करते हैं, जिस तरह के थॉट्स रखते हैं और जैसा फील करते हैं, वो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाएगी? अगर ऐसा होता तो हर पॉजिटिव थिंकर सक्सेसफुल होता। तो फिर द सीक्रेट एक्चुअली हमें क्या सिखाती है और इसका वो कौन सा पार्ट है जो लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं? आज की इस आर्टिकल में हम दी सीक्रेट के कोर आइडियाज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या कहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल था 2004। ऑस्ट्रेलिया की एक टीवी प्रोड्यूसर रोंडा बर्न अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनका बिजनेस पार्टनरशिप टूट चुका था, उनकी हेल्थ बिगड़ रही थी और उनके फादर की डेथ हो गई थी। एक के बाद एक हर तरफ से प्रॉब्लम। उसी दौरान उनकी बेटी ने उन्हें एक 100 साल पुरानी बुक दी, जिसमें एक ऐसा सीक्रेट छिपा था जो सदियों से सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंच पाया था। कभी छिपाया गया, कभी दबाया गया, कभी सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों तक लिमिटेड रखा गया। रोंडा बर्न ने इस सीक्रेट को समझने में अगला एक पूरा साल लगा दिया, दुनिया भर के फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स की राइटिंग्स को खंगालते हुए। और जब उन्होंने इसे समझ लिया तो उन्होंने इसे दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, एक डॉक्यूमेंट्री और एक बुक के जरिए, जिसका नाम है दी सीक्रेट। इस बुक ने दुनिया भर में करोड़ों कॉपीज बेची और लाखों लोगों की सोचने की स्टाइल को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी बुक के हर चैप्टर से गुजरेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर वो सीक्रेट है क्या। चलिए शुरू करते हैं। दी सीक्रेट रोंडा बर्न की एक ऐसी बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम पर बेस्ड है। ये आइडिया कि हमारे थॉट्स एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और हम अपनी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। बर्न की आर्गुमेंट है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये सदियों से दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स के पास मौजूद रहा है, बस अलग अलग शब्दों में एक्सप्रेस किया गया। आज हम इन सभी चैप्टर्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। बुक का पहला चैप्टर हमें द सीक्रेट की हिस्ट्री के बारे में बताता है। रोंडा बर्न लिखती हैं कि ये आइडिया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। प्लेटो, शेक्सपियर, बीथोवेन, न्यूटन और विक्टर ह्यूगो जैसे कई महान लोगों ने इस प्रिंसिपल को अपने अपने तरीके से समझा और अपनी लाइफ में यूज़ किया। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मिलता है फेमस कंपोज़र लुडविग वान बेथोवन की स्टोरी में। बेथोवन जब पूरी तरह बहरा हो चुके थे, तब भी उन्होंने अपनी सबसे फेमस सिम्फनीज कंपोज की। वो बाहर से म्यूजिक सुन नहीं सकते थे, लेकिन अपने माइंड में वो उस म्यूजिक को इमेजिन कर सकते थे। मतलब वो म्यूजिक को अपने बाहरी कानों से नहीं, बल्कि अपनी इनर इमेजिनेशन से सुन रहे थे। पहले वो उसे अपने माइंड में क्रिएट करते थे, उसके अलग अलग नोट्स और साउंड्स को मेंटली इमेजिन करते थे और फिर उसी इमेजिनेशन को एक्चुअल म्यूजिक में कन्वर्ट करते थे। यही आइडिया द सीक्रेट बार बार सामने रखती है। रोंडा बर्न इसे एक सिंपल लाइन में कहती हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी
हम अपने माइंड में जिस चीज़ पर बार बार फोकस करते हैं, जिसे स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं और जिसके बारे में लगातार सोचते हैं, वो हमारी थिंकिंग, इमोशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने लगती है। और धीरे धीरे वही चीज़ हमारी बाहरी रियलिटी को भी शेप करने लग सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोचने से वो सच में हमारी लाइफ में आ सकती है? यहीं से शुरू होता है द सीक्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहीं से शुरू होता है द सीक्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। बीकानेर में रहने वाला एक यंग म्यूजिशियन रविंद्र कई सालों से अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बनाने का सपना देख रहा था। उसके पास न कोई प्रॉपर स्टूडियो था और न ही म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई खास कनेक्शन। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने इस ड्रीम को छोड़ने के बजाय उसे अपने माइंड में बार बार विजुलाइज करना शुरू किया। बेथोवन की स्टोरी पढ़ने के बाद रविंद्र ने डिसाइड किया कि वह अपने एल्बम के हर सॉन्ग को डिटेल में इमेजिन करेगा, जैसे उसका एल्बम पहले से बन चुका हो। वह रोज़ अपने माइंड में सॉन्ग्स की साउंड, उनकी कॉम्पोजिशन और पूरे एल्बम की पिक्चर क्रिएट करता था। लेकिन उसके लिए विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन तक सीमित नहीं था। उसने साथ साथ छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेने शुरू किए। उसने लोकल स्टूडियो से कांटेक्ट किया, यूट्यूब से म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना शुरू किया और अपनी स्किल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव किया। अगले 2 साल तक उसने अपने विजन और एक्शंस पर लगातार काम किया और आखिरकार अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसका एल्बम काफ़ी हद तक वैसा ही था जैसा उसने शुरुआत में अपने माइंड में इमेजिन किया था। इस एग्जाम्पल का मेन पॉइंट यही है कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होते। जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, उसे स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं और उस पर लगातार फोकस करते हैं, तो हमारी थिंकिंग हमारे इमोशंस, डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने लगती है। यही थॉट्स हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारे एक्शंस हमारी रियलिटी को शेप करने लगते हैं। इसलिए थॉट्स बिकम थिंग्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोचने से वह मैजिकली हमारी लाइफ में आ जाएगी। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हमारी थॉट्स हमारी डायरेक्शन तय करती हैं और जब थॉट्स के साथ कंसिस्टेंट एक्शंस जुड़ जाते हैं तो वही विजन धीरे धीरे रियलिटी का हिस्सा बन सकता है। दूसरे चैप्टर में रोंडा बर्न द सीक्रेट को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस आइडिया का रेफरेंस देती है कि पूरी यूनिवर्स एनर्जी से बनी है और इसी कॉन्सेप्ट को थॉट्स से जोड़ती हैं। बर्न के अकॉर्डिंग हमारा हर थॉट भी एक तरह की एनर्जी है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है और फिर हम उसी तरह की चीज़ों और एक्सपीरियंसेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसी आइडिया को वो एक सिंपल प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करती हैं, सिमिलर अट्रैक्ट्स सिमिलर। यानी जिस तरह की एनर्जी हम अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, उसी तरह की चीज़ों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बरना एक और प्रैक्टिकल पॉइंट रखती है। उनका कहना है कि हमें हर समय ये पता नहीं होता कि हमारे माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्योंकि एक दिन में हज़ारों थॉट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स को हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं। इसलिए फीलिंग्स हमारे लिए एक तरह का गाइडिंग सिस्टम बन जाती हैं। अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में अच्छा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके थॉट्स और इमोशंस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं अगर आप लगातार डर, फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिविटी फील कर रहे हैं तो ये सिग्नल हो सकता है कि आपकी थिंकिंग भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए बायरन के अनुसार अपने थॉट्स को हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। आपकी फीलिंग्स आपको लगातार सिग्नल देती रहती हैं कि इस समय आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। कोटा में रहने वाली एक स्टूडेंट प्रांजलि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वो हर दिन पढ़ाई तो करती थी, लेकिन उसके माइंड में एक ही डर चलता रहता था, अगर मैं फेल हो गई तो। इसी एंग्जाइटी और फियर की वजह से वो घंटों पढ़ने के बाद भी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती थी। एक काउंसलर ने उसे समझाया कि उसकी फीलिंग्स उसे एक सिग्नल दे रही हैं।
वो लगातार फियर और एंग्जाइटी के साथ पढ़ रही थी, इसलिए उसका माइंड पढ़ाई को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह नहीं ले पा रहा था। काउंसलर ने उसे एक सिंपल तरीका बताया। पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ मिनट उन मोमेंट्स को याद करो जब उसने पहले कोई अच्छा काम किया था या किसी मुश्किल सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल किया था। इससे उसका मूड थोड़ा बेहतर होगा और वो एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई शुरू कर पाएगी। प्रांजलि ने इस एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब वो शांत और कॉन्फिडेंट फील करते हुए पढ़ती है तो उसका कंसंट्रेशन और रिटेंशन दोनों बेहतर होते हैं। अब पढ़ाई उसके लिए सिर्फ डर और प्रेशर का सोर्स नहीं रही, बल्कि वो ज़्यादा काल्म माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर पा रही थी। इस एग्जाम्पल से चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ आता है। हमारी फीलिंग्स सिर्फ इमोशंस नहीं हैं, बल्कि वो हमें ये समझने में मदद कर सकती हैं कि हमारे थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरे चैप्टर में रोंडा बर्न द सीक्रेट को यूज करने का एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस बताती हैं। आस्क, बिलीव और रिसीव। पहला स्टेप है आस्क, यानी आपको सबसे पहले ये क्लियरली डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हैं। बर्न इसे समझाने के लिए यूनिवर्स को एक कैटलॉग की तरह डिस्क्राइब करती है। जैसे किसी कैटलॉग में आपको अपनी पसंद की चीज़ सेलेक्ट करके ऑर्डर करना होता है, उसी तरह पहले आपको अपनी डिज़ायर को लेकर क्लियर होना पड़ेगा। जब आपको खुद ही पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप उस डायरेक्शन में प्रॉपरली मूव भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है बिलीव। इसका मतलब है पूरे विश्वास के साथ ये मानना कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके लिए पॉसिबल है। आपको अपने माइंड में उस पॉसिबिलिटी को इतना रियल मानना है जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हो। यहाँ सिर्फ विश करने की बात नहीं है, बल्कि उस बिलीफ को लेकर कॉन्फिडेंट रहने की बात है। तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी उस फीलिंग को अभी से फील करना जो आपको तब होती जब आपकी डिज़ायर्ड चीज़ आपको मिल जाती। अगर आप किसी अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ये सोचने के बजाय कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, उस हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड को अभी फील करने की कोशिश करना। इस कॉन्सेप्ट का एक फेमस एग्जाम्पल होटल मैग्नेट कॉनराड हिल्टन की स्टोरी में मिलता है। जब हिल्टन अपने शुरुआती दिनों में एक छोटे से होटल में काम करते थे और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तब उन्होंने एक मैगज़ीन में अमेरिका के एक बेहद फेमस और लग्जूरियस होटल वॉल्डोर्फ एस्टोरिया की तस्वीर देखी। उन्हें वो होटल इतना पसंद आया कि उन्होंने मैगज़ीन से उसकी तस्वीर काटकर अपने डेस्क पर लगा ली और उसके नीचे लिख दिया, द ग्रेटेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। उस समय शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन यही सपना रियलिटी बन जाएगा। लेकिन कई साल बाद कॉनराड हिल्टन ने सच में वॉल्डोर्फ एस्टोरिया को खरीद लिया। द सीक्रेट इस स्टोरी को इस बात के एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करती है कि जब आप किसी गोल को क्लियरली डिफाइन करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उसे अपने माइंड में ऑलरेडी पॉसिबल मानकर चलते हैं, तो आपकी थिंकिंग और एक्शंस उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। अब सोचिए, राजकोट में रहने वाले एक यंग एंटरप्रेन्योर हितेश की स्टोरी। हितेश का सपना था एक खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं था। उसने अपने सपने की एक तस्वीर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाई और हर सुबह कुछ मिनट ये फील करने की कोशिश की जैसे उसकी यूनिट पहले से चल रही हो, मशीनों की आवाज़, वर्कर्स की चहल पहल। साथ ही उसने रोज़ एक छोटा एक्शन भी लिया, एक नए इन्वेस्टर से बात करना, एक नई लोन स्कीम पर रिसर्च करना। 3 साल बाद उसकी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट असल में चालू हो चुकी थी। राजकोट में रहने वाला एक यंग एंटरप्रेन्योर हितेश अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का सपना देखता था। उसे पता था कि इस काम के लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी, लेकिन उस समय उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी यूनिट शुरू कर सके। फिर भी उसने अपने गोल को सिर्फ एक सपना बनाकर नहीं छोड़ा। उसने अपनी डिज़ायर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक तस्वीर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा ली और हर सुबह कुछ मिनट उस तस्वीर को देखकर इमेजिन करता कि उसकी यूनिट ऑलरेडी चल रही है। वो अपने माइंड में मशीन्स की आवाज़, वर्कर्स की एक्टिविटी और पूरी यूनिट का माहौल फील करने की कोशिश करता, जैसे वो सब अभी उसकी रियलिटी का हिस्सा हो। लेकिन हितेश सिर्फ विजुअलाइजेशन पर डिपेंड नहीं रहा।
उसने हर दिन अपने गोल की डायरेक्शन में कम से कम एक छोटा एक्शन लेने का रूल बना लिया। कभी वो किसी नए इन्वेस्टर से बात करता, कभी किसी लोन स्कीम के बारे में रिसर्च करता और कभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन सीखता। धीरे धीरे छोटे एक्शंस जुड़ते गए और उसका ड्रीम भी रियलिटी के करीब आता गया। लगभग 3 साल बाद हितेश की अपनी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सच में शुरू हो चुकी थी। इस स्टोरी में आस्क, बिलीव और रिसीव के तीनों स्टेप्स को एक साथ देखा जा सकता है। उसने पहले क्लियरली डिसाइड किया कि उसे क्या चाहिए, फिर अपने गोल को मेंटली विजुअलाइज करके उस पॉसिबिलिटी पर विश्वास बनाए रखा और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर दिन प्रैक्टिकल एक्शन लेते हुए उस गोल की तरफ आगे बढ़ता रहा। यही वो पॉइंट है जहां विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहती, बल्कि एक्शन के साथ जुड़कर एक क्लियर डायरेक्शन बन जाती है। चौथे चैप्टर में रोंडा बर्न कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में बताती हैं, जिन्हें वो पावरफुल प्रोसेसेस कहती हैं। इनमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और एक्टिंग एज इफ जैसी टेक्निक्स शामिल हैं। एक्टिंग एज इफ का मतलब है ऐसे बिहेव करना जैसे आपकी डिजायर्ड चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हो। इन सभी टेक्निक्स में बायर्न ग्रैटिट्यूड को सबसे पावरफुल प्रोसेस मानती है। उनका कहना है कि जब हम उन चीज़ों के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में मौजूद हैं, तो हमारा फोकस कमी और प्रॉब्लम से हटकर उन चीज़ों पर जाता है जो हमारे पास हैं। द सीक्रेट के अनुसार ग्रैटिट्यूड हमें एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ले आती है और इसी पॉजिटिव स्टेट से हम और अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एक फेमस एग्जाम्पल बिजनेसमैन जॉन डी रॉकेफेलर की स्टोरी में मिलता है। रॉकेफेलर, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे वेल्थी लोगों में शामिल हुए, अपने शुरुआती करियर में मिलने वाली छोटी छोटी अर्निंग्स को भी अप्रिशिएट करते थे। उनके अनुसार उन्हें जो भी पैसा मिलता था उसके लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। उनका मानना था कि इस ग्रैटिट्यूड ने उनके अंदर अबंडेंस की माइंडसेट डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया और आगे चलकर उनकी प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन बनी। इस चैप्टर का बेसिक मैसेज यही है कि अगर हम लगातार इस बात पर फोकस करते रहें कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारा अटेंशन कमी पर बना रहता है। लेकिन जब हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में हैं, तो हमारी सोच और इमोशनल स्टेट दोनों बदलने लगते हैं और यही बदलाव आगे हमारे डिसीजंस और एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। वडोदरा में रहने वाली एक होम मेकर हेमा जी की स्टोरी भी ग्रैटिट्यूड के इसी आइडिया को समझाती है। हेमा जी अपनी लाइफ में अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करती थीं जो उनके पास नहीं थीं। उन्हें लगता था कि अगर घर थोड़ा बड़ा होता या पैसे थोड़े ज़्यादा होते तो उनकी लाइफ बेहतर होती, यानी उनका अटेंशन लगातार कमी पर ही बना रहता था। एक फ्रेंड की सलाह पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी हैबिट बदलने का डिसाइड किया। वो हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 ऐसी चीज़ें लिखने लगीं जिनके लिए वो जेन्युइनली ग्रेटफुल थीं। ये चीज़ें बहुत छोटी भी हो सकती थीं, जैसे परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, किसी का सपोर्ट मिलना या दिन का पीसफुली गुजर जाना। कुछ ही हफ्तों में हेमा जी ने नोटिस किया कि उनका मूड और लाइफ को देखने का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जहां उनका ध्यान मोस्टली इस बात पर रहता था कि उनके पास क्या नहीं है, अब वो उन चीज़ों को नोटिस करने लगी थी जो ऑलरेडी उनकी लाइफ में मौजूद थी। इसी दौरान उनके हस्बैंड के बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा। अब ये कहना मुश्किल है कि दोनों चीज़ों के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदली थी, घर का ओवरऑल एनवायरनमेंट। जहाँ पहले कन्वर्सेशंस और थॉट्स में कमी और वरीड ज़्यादा रहती थी, वहीं अब एप्रिशिएशन और पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई देने लगी थी। और यही ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हो सकता है। जब हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं रहता कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि हम ये भी देखना शुरू करते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, तो हमारी माइंडसेट और इमोशनल स्टेट बदलने लगती है। और जब माइंडसेट बदलता है तो हमारी पूरी सिचुएशन को देखने का तरीका भी बदल सकता है। 5वें चैप्टर में रोंडा बर्न द सीक्रेट को मनी और वेल्थ के साथ कनेक्ट करती हैं। उनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। बिल्स, लोन्स, एक्सपेंसेस और पैसों की कमी लगातार उनके माइंड में चलती रहती है। बर्न का कहना है कि जब आपका पूरा फोकस शॉर्टेज पर होता है तो आपकी थिंकिंग भी उसी कमी के अराउंड घूमती रहती है। इसके बजाय वो अबंडेंस माइंडसेट यानी भरपूरी की सोच पर
फोकस करने की बात करती हैं। इस आइडिया का एक पावरफुल एग्जाम्पल बिजनेसमैन डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की स्टोरी में मिलता है। स्टोन ने अपना चाइल्डहुड काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में बिताया था, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें कम उम्र से ही मनी को लेकर एक अलग माइंडसेट सिखाया। उनका मानना था कि पैसा सिर्फ एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, बल्कि अबंडेंस की थिंकिंग के साथ इसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। स्टोन ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ $100 से की थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना इंश्योरेंस बिजनेस बिल्ड किया और आगे चलकर एक मल्टी मिलियनेयर बने। उनकी फिलॉसफी में जेनरॉसिटी और अबंडेंस का बहुत बड़ा रोल था। उनका मानना था कि जितना ज़्यादा आप दूसरों को वैल्यू देते हैं और जितना ज़्यादा अबंडेंस में बिलीव करते हैं, उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। द सीक्रेट का मनी के बारे में बेसिक मैसेज यही है कि अगर आप हर समय मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जैसी थिंकिंग में रहते हैं, तो आपका फोकस लगातार लैक पर बना रहता है। इसके बजाय अपनी फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करना, जो रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना और दूसरों को वैल्यू देना आपकी माइंडसेट को एक ज़्यादा पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड डायरेक्शन में ले जा सकता है। धनबाद में रहने वाले एक स्मॉल बिजनेस ओनर सुरेश जी की स्टोरी मनी माइंडसेट के इसी कॉन्सेप्ट को समझाती है। सुरेश जी अपनी दुकान के एक्सपेंसेस और लोन्स को लेकर हर दिन स्ट्रेस्ड रहते थे। उनका काफ़ी समय यही सोचने में निकल जाता था कि पैसे कम हैं, खर्चे ज़्यादा हैं और आगे सब कैसे मैनेज होगा। उनकी कॉन्वर्सेशंस भी अक्सर इसी बात के आसपास घूमती थीं। पैसे नहीं हैं। एक फाइनेंशियल वर्कशॉप में उन्हें अपने फोकस और लैंग्वेज को बदलने की सलाह दी गई। उन्हें कहा गया कि हर सिचुएशन में शॉर्टेज पर फोकस करने के बजाय अपने बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान दें। उन्होंने पैसे नहीं हैं कहने की जगह मेरा बिजनेस हर महीने ग्रो कर रहा है जैसी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया और साथ ही अपनी छोटी छोटी अर्निंग्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगे। शुरुआत में ये बदलाव उन्हें थोड़ा अननेचुरल लगा, क्योंकि सालों से उनकी थिंकिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अराउंड ही बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने बिहेवियर में फ़र्क दिखाई देने लगा। उनका माइंडसेट बदलने के साथ साथ उनके डिसीजंस भी ज़्यादा क्लियर होने लगे। अब वो सिर्फ एक्सपेंसेस और प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय नए कस्टमर्स, नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को भी नोटिस करने लगे। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को वो पहले स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से इग्नोर कर देते थे, अब उन्हें ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे थे। इस एग्जाम्पल से एक प्रैक्टिकल लेसन समझ आता है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। जब हमारा पूरा अटेंशन सिर्फ प्रॉब्लम्स और शॉर्टेज पर होता है, तो हम कई पॉसिबिलिटीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपना फोकस ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारे डिसीजंस और एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। छठे चैप्टर में रोंडा बर्न द सीक्रेट को रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्ट करती हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशनशिप्स में हमारी इनर थिंकिंग और फीलिंग्स का भी बड़ा रोल होता है। हम खुद को लेकर जैसा फील करते हैं, उसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि हम दूसरों के बिहेवियर को कैसे देखते हैं, किस तरह के लोगों के साथ जुड़ते हैं और रिलेशनशिप्स में क्या एक्सेप्ट करते हैं। बर्न ये भी बताती हैं कि कई बार दूसरे लोगों की कुछ क्वालिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर मौजूद किसी अनरिजॉल्व्ड इशू को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले का गलत बिहेवियर सही है, बल्कि ये कि किसी रिलेशनशिप में हमारी अपनी इमोशनल पैटर्न्स को समझना भी ज़रूरी है। इस आइडिया का एक एग्जाम्पल ऑथर और हीलर लुईज हे की लाइफ में मिलता है। उनका चाइल्डहुड काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था और इन एक्सपीरियंसेस का असर उनकी आगे की रिलेशनशिप्स पर भी पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लाइफ में बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स और सिचुएशंस आ रहे थे जिनमें उन्हें वही तरह के इमोशनल पैटर्न्स देखने को मिलते थे। बाद में लुईज हे ने अपना फोकस खुद पर काम करने की तरफ शिफ्ट किया। उन्होंने सेल्फ लव और सेल्फ फॉरगिवनेस जैसी प्रैक्टिसेस पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी थिंकिंग और इमोशनल पैटर्न्स को बदलने की कोशिश की। उनके अनुसार जब उनके अंदर बदलाव आया, तो उनके रिलेशनशिप्स को देखने और हैंडल करने का तरीका भी बदलने लगा। उन्होंने बाद में इसी आइडिया को एक सिंपल थॉट में एक्सप्रेस किया: जब तक मैंने खुद से प्यार करना नहीं सीखा, तब तक कोई भी मुझसे सही तरीके से प्यार नहीं कर सका।
सीक्रेट का इस चैप्टर में बेसिक मैसेज यही है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स की शुरुआत सिर्फ सही व्यक्ति मिलने से नहीं होती। कई बार हमें पहले अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और इमोशनल पैटर्न्स पर काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह हम खुद को देखते और ट्रीट करते हैं उसका असर इस बात पर भी पड़ सकता है कि हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और रिलेशनशिप्स में किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। सिलीगुड़ी में रहने वाली एक यंग वुमन प्रिया की स्टोरी इस चैप्टर के आइडिया को और अच्छी तरह समझाती है। प्रिया बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाती थी जहां सामने वाला व्यक्ति उसे इग्नोर करता था या उसकी फीलिंग्स और एफर्ट्स की उतनी वैल्यू नहीं करता था। हर रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद उसके माइंड में एक ही सवाल आता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में प्रिया को लगता था कि प्रॉब्लम हमेशा सामने वाले लोगों में है, लेकिन जब उसने एक थेरेपिस्ट से बात की तो उसे अपने बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न्स को थोड़ा गहराई से समझने का मौका मिला। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि कई बार हम अनजाने में वही बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारी खुद के बारे में बनी हुई बिलीफ से मैच करता है। प्रिया ने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखा, अपने आप से ज़्यादा पॉजिटिवली बात करना शुरू किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना शुरू किया। अब वो उन सिचुएशंस में चुप नहीं रहती थी जहां उसे डिसरिस्पेक्ट फील होता था, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस और लिमिट्स को ओपनली एक्सप्रेस करने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। पहले जहां वो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी जो उसकी वैल्यू को इग्नोर करते थे, अब वो उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी जो उसे रिस्पेक्ट देते थे, उसकी बात सुनते थे और रिलेशनशिप में जेन्युइन एफर्ट दिखाते थे। इस स्टोरी का मेन लेसन यही है कि कई बार रिलेशनशिप में बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। जब हम अपनी वैल्यू को पहचानना शुरू करते हैं, हेल्थी बाउंड्रीज बनाते हैं और खुद को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना सीखते हैं, तो हमारे डिसीजंस और चॉइसेस भी बदलने लगते हैं। और यही बदलाव धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी पर भी असर डाल सकता है। 7वां चैप्टर इस सीक्रेट को हेल्थ पर लागू करता है। बर्न की दलील है कि हमारी बॉडी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को लगातार सुनती है और नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, डर, गुस्सा हमारी हीलिंग एबिलिटी को कमज़ोर कर सकते हैं, जबकि पॉजिटिव इमोशंस जैसे हंसी और जॉय उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसका एक फेमस मेडिकल एग्जाम्पल जर्नलिस्ट नॉर्मन कजिन्स की स्टोरी में मिलता है। कजिन्स को एक सीवियर पेनफुल बीमारी डायग्नोज हुई जिसमें डॉक्टरों ने रिकवरी के बहुत कम चांस बताए। कजिन्स ने अपने डॉक्टर की परमिशन से एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हर दिन कॉमेडी फिल्में देखना और खूब हंसना शुरू किया। उन्होंने बाद में लिखा कि 10 मिनट की तेज हंसी उन्हें 2 घंटे का पेन फ्री स्लीप देती थी। धीरे धीरे कजिन्स पूरी तरह रिकवर हो गए। एक ऐसी रिकवरी जिसे मेडिकल कम्युनिटी ने हैरानी से देखा। अब सोचिए, कोझिकोड में रहने वाले एक बुजुर्ग वेणुगोपाल जी की स्टोरी। एक लंबी बीमारी के बाद वेणुगोपाल जी हमेशा उदास और निराश रहते, अपनी बीमारी और अपनी उम्र के बारे में सोचते रहते। उनके पोते ने उन्हें हर शाम पुरानी कॉमेडी फिल्में और स्टैंड अप शोज दिखाने शुरू किए। शुरुआत में वेणुगोपाल जी को ये बचकाना लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये वक्त पसंद आने लगा। उनके डॉक्टर ने भी नोट किया कि उनकी ओवरऑल एनर्जी और रिकवरी स्पीड पहले से बेहतर हो गई थी। 8वां चैप्टर इस सीक्रेट को बड़े वर्ल्ड लेवल इश्यूज पर लागू करता है, जैसे पॉवर्टी, वॉर या क्राइम। बर्न की दलील है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के खिलाफ फोकस करते हैं, जैसे वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट, तो हम असल में अपनी एनर्जी उसी प्रॉब्लम पर और ज़्यादा डाल रहे होते हैं। बेहतर तरीका है जो चाहते हैं उस पर फोकस करना, जैसे पीस, न कि वॉर के खिलाफ। इसका एक गहरा एग्जाम्पल महात्मा गांधी की फिलॉसफी में मिलता है। गांधी जी का मशहूर सिद्धांत था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी कभी भी सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ फोकस नहीं करते थे। वो हमेशा एक स्वतंत्र, सेल्फ रिलायंट भारत की तस्वीर पर फोकस करते थे और उसी विजन को अपने हर एक्शन में जीते थे। 9वां चैप्टर इस सीक्रेट को इंसान के अपने बॉडी और सेल्फ पर लागू करता है। बर्न लिखती हैं कि हमारी बॉडी की हर सेल हमारे थॉट्स को सुनती है और लगातार हमारे बिलीफ्स के हिसाब से खुद को रिक्रिएट करती रहती है।
बर्न इस आइडिया को मार्शल आर्ट्स लेजेंड ब्रूस ली के फिलॉसफी से जोड़ती हैं। ब्रूस ली का मानना था कि माइंड और बॉडी अलग नहीं हैं, वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। उन्होंने अपनी पूरी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में फिजिकल स्किल से ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस किया, ये मानते हुए कि जब माइंड क्लियर होता है बॉडी अपने आप अपने बेस्ट लेवल पर परफॉर्म करती है। लास्ट चैप्टर में बर्न इस पूरे सीक्रेट को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने की बात करती है। वो कहती हैं कि ये सीक्रेट कोई एक बार इस्तेमाल करने वाला टूल नहीं है, ये एक तरीका है हर दिन हर पल जीने का। इसका एक गहरा एग्जाम्पल मदर टेरेसा की फिलॉसफी में मिलता है। एक बार किसी ने मदर टेरेसा को एक एंटी वॉर रैली में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने मना कर दिया और कहा, मुझे एंटी वॉर रैली में मत बुलाओ, मुझे पीस रैली में बुलाना, मैं ज़रूर आऊंगी। उनका पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था, किसी चीज़ के खिलाफ लड़ने के बजाय जो चाहती थीं उसके लिए काम करना, यानी गरीबी के खिलाफ नहीं बल्कि लव और केयर के लिए। बर्न लिखती हैं कि आखिरकार ये पूरा सीक्रेट एक सिंपल सी बात पर आकर टिकता है, हर पल अपने अंदर की फीलिंग को चेक करना और जानबूझकर बेहतर फील करने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना, क्योंकि जैसा आप अंदर से फील करते हैं वैसी ही आपकी बाहरी दुनिया धीरे धीरे बनने लगती है। अगर इस पूरी बुक को एक वाक्य में समेटना हो तो वो कुछ यूं होगा, आपके थॉट्स और फीलिंग्स सिर्फ आपके अंदर की चीज़ें नहीं हैं, वो एक मैग्नेट की तरह आपकी बाहरी दुनिया को शेप देते हैं। द सीक्रेट रिवील्ड ने सिखाया कि थॉट्स चीज़ों में बदल सकते हैं। द सीक्रेट मेड सिंपल ने सिखाया कि आपकी फीलिंग्स आपका सबसे रिलायबल गाइड है। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट ने सिखाया कि आस्क, बिलीव, रिसीव, यही 3 स्टेप्स हैं। पावरफुल प्रोसेसेस ने सिखाया कि ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल है। मनी के सीक्रेट ने सिखाया कि कमी नहीं भरपूरी पर फोकस कीजिए। रिलेशनशिप्स के सीक्रेट ने सिखाया कि आप जो देते हैं वही पाते हैं। हेल्थ के सीक्रेट ने सिखाया कि पॉजिटिव फीलिंग्स हीलिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। वर्ल्ड के सीक्रेट ने सिखाया कि जिसके खिलाफ लड़ते हैं उसे एनर्जी मिलती है, जो चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। यू के सीक्रेट ने सिखाया कि माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम है। और लाइफ के सीक्रेट ने सिखाया कि ये सब एक रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है, एक बार का ट्रिक नहीं। तो आज ही से शुरुआत कीजिए। आज रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और कल सुबह अपने दिन की शुरुआत इस एक सवाल के साथ कीजिए, आज मैं अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहरी लाइफ चेंजिंग किताबों की स्टोरीज आप तक लाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली बुक में।